नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं पंकज पांडे और हाजिर हूं आप सबका फेवरेट प्रोग्राम एनआईएस लेकर। हर दिन आती है जरूरी खबर और हम आपके लाते हैं उस खबर से जुड़ी खबर, यानी खबर के अंदर की खबर, न्यूज इनसाइट। कहने को 8 राज्यों में 12 सीटों पर मतदान हुए हैं, यानी कि उपचुनाव हुए हैं। लेकिन ये वो राज्य हैं जहां पक्ष विपक्ष दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। कहने को ये 2-4 सीटें थी, लेकिन ताकत सबने पूरी की पूरी झोंक रखी थी। बिल्कुल क्रिकेट के मैच की तरह, जहां अंतिम गेंद तक निर्णय नहीं हो पाता है। और अब उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसने सबको चौंका कर रख दिया है, खासकर बीजेपी को। दिल्ली और बिहार में करारी हार और घरेलू मोर्चे पर मिल रही नाकामियों के बीच बीजेपी ने जिस तरह वापसी की है, उससे न सिर्फ पार्टी का मोरल बूस्ट हुआ है, बल्कि विरोधियों को भी तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी को उपचुनाव में 12 में से 7 सीटों पर जीत हासिल हुई है, यानी 60% कामयाबी। यह आंकड़ा पूर्ण बहुमत के आंकड़े यानी 2/3 के काफी हद तक करीब है। आज एनआईएस में लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर सत्ता में आने वाली बीजेपी और दिल्ली बिहार में हार के बाद हार से सबक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए इस जीत के क्या मायने हैं और इसकी रणनीतियां क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की सर पर ट्रेन चलाई, जिसका इंजन दिल्ली में खराब हुआ और बिहार में एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना ने बीजेपी के उस गुमान को उतार दिया जो उसके सिर चढ़ के बोल रहा था। इसी बीच दबे स्वर में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए जाने लगे, लेकिन खुली चुनौती देने की हिम्मत ना तो किसी में थी और ना ही किसी ने दी। अमित शाह पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष चुन लिए गए। मन में कसक लिए अमित शाह ने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिया। खुद को साबित करने के लिए उपचुनाव जैसा बेहतरीन अभ्यास मैच सामने था। सीटें कम थी लेकिन राज्य ज्यादा थे। उसमें भी कुछ राज्य ऐसे थे जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है और अपनी बेहतरीन रणनीति के जरिए अमित शाह ने काफी हद तक खुद को साबित कर दिया है। यूपी, पंजाब समेत कुल 8 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव हुए। इन 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 12 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की। यूपी और कर्नाटक में 3-3 सीटों पर वोट डाले गए थे, जबकि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार और त्रिपुरा की 1-1 सीटों पर मतदान हुआ था। 13 फरवरी को इन राज्यों की 12 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। चुनाव में मिले इस कामयाबी ने बीजेपी समेत एनडीए के लिए संजीवनी का काम किया है, जो बिहार में मिले हार को अब तक पचा नहीं पाए थे, जिनका मनोबल इस हार ने बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। तभी तो खुद पीएम भी इस जीत से उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपचुनाव में एनडीए को मिली जीत को विकास की जीत करार दिया है। ट्वीट कर पीएम ने कहा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में उपचुनाव में बीजेपी और सहयोगी दलों की विजय से अत्यंत खुशी हुई। जनता का आभार। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, देश भर के लोगों ने विकास और सिर्फ विकास की राजनीति में अपना विश्वास जताया है। ये जीत भले ही बीजेपी के सहयोगियों के लिए बहुत ज्यादा मायने ना रखती हो, लेकिन बीजेपी के लिए इस जीत के कई मायने हैं। एक तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को अपनी क्षमता साबित कर विरोधियों को शांत कराना था। वहीं लगातार 2 बड़ी हार के बाद पार्टी को एक अदद जीत की भी जरूरत थी, वो भी तब जब आने वाले दिनों में बीजेपी को उन राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने हैं जहां वो कभी भी सत्ता के आस-पास तक भी नहीं पहुंच पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस जीत ने बीजेपी के आत्मविश्वास को दोहरा कर दिया और खास तौर से अमित शाह के आत्मविश्वास को, क्योंकि लगातार वो ऐसी जीत की कोशिश कर रहे थे जो महाराष्ट्र के बाद उन्हें मिली थी, लेकिन दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि पार्टी के अंदर भी उनके नेतृत्व को लेकर सवाल शुरू कर दिए गए थे। लेकिन अब जिस तरह से 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगियों को कामयाबी मिली है, वो अपने आप में चौंकाने वाली भी है और साथ ही विरोधियों को डराने वाली भी है
क्योंकि इस बार भी विरोधी दल एक साथ तो थे, लेकिन इस बार बिहार में जो सफलता उन्होंने दर्ज की थी बीजेपी के खिलाफ, उनके सहयोगी के खिलाफ, वो सफलता नहीं दिखा पाए, वो प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं इन विधानसभा उपचुनाव के बारे में। तो एनडीए की काफी बल्ले बल्ले रही है इस उपचुनाव में। यूपी में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। सपा को इस उपचुनाव में जोरदार झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में सपा, कांग्रेस और बीजेपी की एक एक सीट पर जीत हुई है। देवबंद सीट पर कांग्रेस के माविया अली जीत गए हैं, तो मुजफ्फरनगर सीट बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल के नाम दर्ज हो गई है। फैजाबाद की बीकापुर सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी विजय रही है। पंजाब की बात करें तो खडूर साहिब विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल को जीत मिली है। अकाली उम्मीदवार रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा ने 65,664 वोटों के विशाल अंतर से यह जीत हासिल की है। बिहार में भी एक सीट पर चुनाव हुए। हरलाखी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की जीत हुई है। आरएलएसपी के उम्मीदवार सुधांशु शेखर ने अपने करीबी कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद साबिर को 18,650 वोटों से हरा दिया। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने कांग्रेस से मैहर विधानसभा की सीट छीन ली है। सतना जिले के मैहर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी ने 28,281 मतों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष पटेल को यहां हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह कि कांग्रेस के विधायक रहे नारायण त्रिपाठी के इस्तीफे के बाद से यह सीट खाली हुई थी और वो बीजेपी में शामिल हुए थे और इसलिए यहां उपचुनाव हुए। महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना उपचुनाव में अपनी सीट बचाने में कामयाब रही है। यहां पर शिवसेना के उम्मीदवार अमित घोड़ा ने पालघर से जीत हासिल की है। कांग्रेस के राजेंद्र गावित से उपचुनाव में 18,948 वोटों से अमित घोड़ा जीत गए। तेलंगाना की बात करें तो सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस ने कांग्रेस से मेरठ जिले की नारायणखेड़ा विधानसभा सीट छीन ली है। टीआरएस उम्मीदवार भूपाल रेड्डी ने 53,625 मतों के अंतर से सीट पर जीत दर्ज की। तेलंगाना के इस सीट को अब तक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। कर्नाटक में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इसमें बीजेपी ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट पर कामयाबी दर्ज की है। इन तीनों में से बीजेपी के पास हेब्बल और बिदार और कांग्रेस के पास देवदुर्ग की सीट थी, लेकिन देवदुर्ग में बीजेपी के शिवान गौड़ा नाइक ने 16,871 वोटों से सीट जीत ली, जबकि हेब्बल सीट पर भी बीजेपी ने कामयाबी दर्ज की है। वही बिदार सीट को कांग्रेस ने बीजेपी से छीन लिया, यानी अनुपात 2-1 का ही रहा। कांग्रेस के रहीम खान ने यह सीट बीजेपी के प्रकाश खांदरे को 22,721 वोटों से हराकर जीती है। त्रिपुरा की बात करें तो सत्तारूढ़ सीपीएम ने गोमती जिले में बीरगंज उपचुनाव में जीत दर्ज कर ली है और पार्टी प्रत्याशी यहां पर परिमल देवनाथ ने बीजेपी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 10,597 मतों के अंतर से शिकस्त दी है। तो भले ही 12 में से 7 विधानसभा सीटें जीतकर बीजेपी और उसके सहयोगी खुश हैं, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आने वाले साल में कई विधानसभा चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनाव में ये उन राज्यों के चुनाव होंगे जहां पर बीजेपी कभी भी सत्ता के पास भी नहीं पहुंच पाई है, न सहयोगी के तौर पर और ना ही सत्ता के केंद्र में रहकर। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि ये चुनौतियां बीजेपी की क्या होंगी, अमित शाह के पास वो कौन सी चुनौतियां होंगी। बीजेपी के लिए चुनौतियों वाला साल है। अप्रैल मई 2016 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने इस साल। जी हां, 4 राज्यों में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम में चुनाव होंगे इस साल। तमिलनाडु की बात करें तो राज्य में 234 सीटों पर होने वाले चुनाव पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। यहां 234 सदस्यीय राज्य विधानसभा में अकेले अन्ना द्रमुक के पास 150 सीटें हैं। जयललिता के पास ये सीटें हैं और वो यहां की मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने डीएमके से गठबंधन कर लिया है। बीजेपी यहां जयललिता के साथ गठबंधन की कोशिश में होगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है। 294 सीटों वाले विधानसभा में टीएमसी गठबंधन के पास 227 सीटें और टीएमसी के पास अकेले 187 विधायक हैं।
कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन बने रहने पर संदेह बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और बीजेपी के लिए राज्य सबसे बड़ी चुनौती वाला है। पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय चुनाव में भी पिछले दिनों टीएमसी का ही बोलबाला रहा था। लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को यहां जरूर 2 सीटों पर कामयाबी मिली थी, जहां बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल से, जबकि एसएस आहलूवालिया दार्जिलिंग से बीजेपी के सांसद चुने गए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में 10% का इजाफा हुआ है। बीजेपी का वोट शेयर अब 17% पर पहुंच गया है, जो बीजेपी में आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी से सिर्फ 1 विधायक और सहयोगी जेजेएम के 3 विधायक हैं। बात केरल की, तो केरल में बीजेपी के वोट शेयर में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले उपचुनाव में बीजेपी ने यहां खाता खोल लिया है। ओ राजगोपाल यहां से बीजेपी के पहले विधायक बन गए। 140 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ सत्ता में है। 73 सीटों के साथ यूडीएफ से कांग्रेसी ओमान चांडी मुख्यमंत्री हैं, जबकि लेफ्ट की एलडीएफ को विधानसभा में 67 सीटें हासिल हैं। 126 सीटों वाले विधानसभा असम में कांग्रेस इस वक्त सत्ता में है। असम में कांग्रेस 68 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत में है। बीजेपी के पास आधिकारिक तौर पर 5 विधायक हैं, लेकिन विधायकों के हाल फिलहाल में जो दल बदल हुए हैं उसके बाद वास्तविक स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मामले स्पीकर के पास है। वही असम गण परिषद के पास 7 विधायक हैं फिलहाल, जो पहले 10 थे। असम गण परिषद यानी एजीपी 30 सीटें अब गठबंधन के लिए मांग रही है। बीजेपी 20 सीट से ज्यादा देने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रही है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को अब सीएम कैंडिडेट घोषित भी कर दिया है असम के लिए। और एनआईएस में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप दिखाएंगे कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने लोन डिफॉल्टरों को लेकर और कौन है देश के टॉप 10 लोन डिफॉल्टर। एक ब्रेक के बाद।